हेलो गाइस, वेलकम विद हिस्ट्री विद अजय सर। जैसे कि हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th हिस्ट्री, उस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं आपको एक रिकैप कर दूं, क्विक रिकैप। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिडंट वेलकम यू इन ए वार्म वे। सबसे पहले तो मैं वो करना चाहूँगा। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज़ चला रखी है पूरी की पूरी, कि हिस्ट्री कवर करूँगा पूरी की पूरी, जो 10th क्लास से 12th क्लास से उसकी पूरी की पूरी। तो इसी के अंदर चैप्टर्स अपन कवर कर रहे हैं। उसके आगे बढ़ते हुए आज जो है 10th क्लास का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और उसी के अंदर आगे बढ़ते हुए हमने कल देखा था, कल डिस्कस किया था हमने कि व्हाट काइंड ऑफ हाउ नेशनलिज्म इज स्टार्टेड डेवलपिंग इन इंडिया एंड हाउ द पीपल ऑफ इंडिया वर शोइंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड हाउ दे शो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिशर। और कल हमने देखा था, इसी के अंदर सीरीज में देखा था कि कैसे सत्याग्रह देखा। इससे पहले हमने देखे सत्याग्रह कैसे हुआ, और उसके बाद जलियांवाला बाग इंसिडेंट कैसे हुआ। उसके बाद में जो महात्मा गांधी है उसने एक यूनाइटेड जो मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, वो कैसे किया, और ये मूवमेंट जो है इसके पीछे होने के पीछे क्या कारण था, व्हाट वर द एक्टिविटीज़ कैरीड आउट इन दिस मूवमेंट। सो हमने बहुत सारी चीज़ें कल डिस्कस कर चुके थे। तो इसी में हम आगे बढ़ते हुए देख रहे थे कि हाउ डिफरेंट कम्युनिटीज़ शो, कि जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने कैसे अपना जो पार्टिसिपेशन है वो इसमें दिखाया। अलग अलग कम्युनिटीज़ कहने का मतलब हाउ दिस मूवमेंट स्प्रेडेड टू अदर स्फीयर्स ऑल्सो। भाई जैसे गाँव में कैसे फैला, शहरों में कैसे फैला, ठीक है, शहरों में कैसे फैला, उसको कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, कैसे कैसे लोगों ने अपनी तरफ से हिस्सा दिया है, कैसे अपनी तरफ से नॉन कोऑपरेशन किया। नॉन कोऑपरेशन कैन बी डन इन वेरियस वेज, ठीक है। हाउ नॉन कोऑपरेशन इज डन इन विलेजेस, तो ऐसे सारी चीज़ें, अलग अलग चीज़ देखेंगे। सबसे पहले अगर इसकी शुरुआत की जाए तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्टेड हो गया जनवरी 1921 के अंदर, और अलग अलग सोशल ग्रुप ने अलग अलग अपने मांगों को लेके, अपनी एस्पिरेशंस को लेके, इच्छाओं को लेके उन्होंने लिखा, मतलब उन्होंने हिस्सा लिया। तो अगर बात की जाए टाउन्स की, कि इन टाउन्स वाई डिड हाउ दिस मूवमेंट इज कैरिड आउट, तो शहरों में देखो क्या होगा। भाई शहरों में मिडिल क्लास ने बहुत बड़े पैमाने पर अपना जो है पार्टिसिपेशन दिखाया। उसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, भाई उन्होंने स्कूल या कॉलेजेस अपने छोड़ दिए, ठीक है। हेडमास्टर टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस से छोड़ दी, पार्टी जो थी उन्होंने इसमें हिस्सा लेने से मना कर दिया, ठीक है। ये सिर्फ एकमात्र पार्टी जो थी वो उसने इसमें हिस्सा लिया, जस्टिस पार्टी ने। तो हर कोई अपनी तरफ से शो कर रहा है। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, देखिए, लिकर शॉप्स को बंद करवाया गया। तो कहने का मतलब गांव शहरों के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसकी स्टार्टिंग बढ़िया थी, अच्छे से गवर्नमेंट के रेजिस्टेंस इसमें शो किया गया, या नॉन कोऑपरेट करना इसमें हुआ। लेकिन उसके बाद में अगर देखा जाए तो उसके बाद में क्या हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ कहने का मतलब इसका इम्पैक्ट भी बहुत हुआ, भाई बहुत सही तरीके से ये फैला, बहुत तरीके से ये फैला कि बाहर के जो कपड़े आते थे या बाहर का जो प्रोडक्शन हमारे पास आता था, उनका जो आना था वो पूरा का पूरा आधा हो गया। भाई पहले जैसे अगर कहने का मतलब 100 करोड़ के कपड़े आ रहे हैं तो 50 करोड़ के आना हो गए, ठीक है। कहने मतलब जो ट्रेड था बाहर का, फॉरेन इंपोर्ट जो था हमारे इंडिया में, बिल्कुल डिक्लाइन हो गया। आपने एक चीज़ देखी होगी, ये चैप्टर, इसी के आगे एक चैप्टर आएगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर आप देखेंगे कैसे जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने इंडियन मार्केट को डोमिनेट किया था, एंड हाउ इंडियन रेवेन्यू हैज़ बीन यूटिलाइज बाय द ब्रिटिशर्स। ये देखेंगे सारी की सारी, वो उस चैप्टर के अंदर होगा कि भाई कैसे ब्रिटिश इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई, उन्होंने कैसे इंडियन व्यूवर्स की कंडीशन खराब कर दी। तो कहने का मतलब जब मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर बॉयकॉट किया गया, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, और उनकी जो रेट थी, कहने मतलब जो उनका जो माल आता था वो हाफ हो गया, ठीक है। भाई जो उनकी तरफ से जो इंपोर्ट होता था वो आधा हो गया। कहने मतलब ब्रिटिशर को इससे नुकसान लग रहा है। साथ साथ इंडियन इंडस्ट्रियों को बहुत फायदा मिला, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्री, भाई कहने मतलब अंग्रेजी भगाओ और स्वदेशी अपनाओ, कहने मतलब बॉयकॉट द ब्रिटिश गुड्स एंड यूज द इंडिजिनियस गुड्स, ठीक है। तो वो चीज़ें थी वो ज़्यादा उसमें प्रमोट हुई, तो इससे भाई क्या हुआ, इंडियन इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला। तो एक चीज़ ध्यान रखना, भाई मूवमेंट एकदम प्लिंथ पे पहुंच रहा है, एकदम ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, मूवमेंट को सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन उसी समय भाई ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे स्लो डाउन होने लग गया। व्हाट वर द, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट वर द एक्टिविटीज डन ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, और बाद में क्वेश्चन पीछे पूछ लेगा कि व्हाट वर द रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ दैट मूवमेंट। भाई बढ़ रहा है, प्लिंथ पे पहुंच रहा है, अब देखो ऊंचाइयों को पहुंचे वापस यहाँ पे डाउन आ जाएगा। डाउन कैसे आ रहा है कि व्हाट वर द रीजन ऑफ डेक्लाइन ऑफ दिस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो डेक्लाइन का जो रीजन है वो है कि भाई जो कहने का मतलब बोला कि भाई चलो ठीक है अंग्रेजी कपड़े नहीं यूज करेंगे, लेकिन कपड़े कौन से यूज करेंगे, खादी गुड्स। तो खादी गुड्स तो भाई महंगे थे, हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो ये कहने का मतलब एक ये कारण था जिस वजह से ये हुआ। जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज थे, लीडर्स थे, भाई उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई अल्टरनेटिव तैयार नहीं किया। भाई जैसे कोई इंस्टीट्यूट सेटअप कर देते,
कि भाई चलो ठीक है स्कूल उनके नहीं जाएंगे, लेकिन आप तो कुछ सेटअप कर दो, वहाँ पढ़ लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही कोई उनके लिए अल्टरनेट या कोई सब्स्टिट्यूट तैयार हुआ। तो सब लोगों ने धीरे धीरे जो मूवमेंट के जो प्रेशर क्रिएट हुआ था वो रिलीज हो गया और वापस मूवमेंट कमजोर पड़ गया और मूवमेंट जो है वो नाम मात्र का चलता रहा। तो आपने देखा कैसे टाउन में पहुंचा, कैसे इसका डेक्लाइन हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डेक्लाइन या स्लो डाउन ऑफ मूवमेंट इन द सिटीज, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे स्लो डाउन हुआ। तो हमने ये देखा कि कैसे स्प्रेड आउट हुआ। तो अब जो है हम अब शहर का कर चुके हैं, अब हम गांव की बात करेंगे। भाई गांव देखो, अगर कंट्री साइड कहने का मतलब कंट्री साइड, वहाँ पे एक स्पेसिफाइड वर्ड लिखा हुआ है द रिबेलियन इन द कंट्री साइड, कि कंट्री साइड में कैसे रिबेलियन फैला। तो भाई कंट्री साइड में देखो दो कम्युनिटीज़ रहती हैं। कंट्री साइड में शहर के बाहर की चीज़ें, कंट्री साइड की बात की जाए तो भाई दो कम्युनिटीज़ रहती है, एक तो किसान और एक जनजातीय लोग, ट्राइबल कम्युनिटी। भाई फार्मर्स और ट्राइबल कम्युनिटी यूज टू लिव इन द कंट्री साइड। सो हाउ दिस मूवमेंट अफेक्टेड दैम, हाउ दिस मूवमेंट हैज़ इम्पैक्ट ऑन दैम, ये देखेंगे सारी चीज़ें। सबसे पहले अगर डिस्कस किया जाए तो यही डिस्कस कर लेते हैं कि भाई कैसे पीजेंट को अफेक्ट किया। भाई पीजेंट जो थे उनको तो बहुत प्रॉब्लम थी ब्रिटिश उससे। ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो पीजेंट थे वो बहुत परेशान करते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो तलुकदार अपॉइंट कर रखे थे, भाई जो तलुकदार अपॉइंट कर रखे थे वो भाई बहुत लोगों को परेशान करते थे। भाई कैसे परेशान करते थे, वो लोगों से भाई उनको परेशान करते, उनसे रिवेन्यू बहुत ज़्यादा डिमांड करते, उनसे सर्विसेज भी करवाते। ठीक है, सर्विसेज में जैसे फ्री सर्विसेज या फ्री लेबर उनसे करवाते, जिसको बेगार भी कहा जाता है। ऐसी एक्टिविटीज़ वो प्रमोट करते थे, लोगों को बहुत परेशान करते थे, लोग बहुत फेडअप हो गए थे। तो वो अब तलुकदार के खिलाफ लोगों ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि भाई उन्होंने उनके मांगे कुछ ये थे, एक तो रेवेन्यू कम होना चाहिए, जो अबोलिशन है बेगार का वो होना चाहिए, जो बेगार उनसे करवाई जाती है, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है वो नहीं होना चाहिए, उनको राइट्स मिलने चाहिए। और जो उनकी डिमांड ये भी थी कि जो उनको जो इक्वलिटी मिले सोसाइटी के अंदर, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो भाई इसी मोमेंट को लेके और साथ ही साथ जो लोग थे भाई उन्होंने जो ज़मींदार से बहुत परेशान थे, तो उन्होंने सोशल बॉयकॉट की बातें करी कि जो लोग हैं उनको बिल्कुल जो जमीन तलुकदार से उनको बिल्कुल भी सपोर्ट ना किया जाए। तो ये मूवमेंट जो है वो आगे बढ़ा और मूवमेंट के अंदर क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने बोला नॉन कोऑपरेट। गांधी जी हैज सेड कि भाई यू हैव टू नॉन कोऑपरेट। सो हाउ नॉन कोऑपरेट इन वट एवर मैनर, कि दे हैव सेड कि वी विल नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ बेसिक सर्विसेज टू देम। भाई उनके घर जाके ना तो किसी प्रकार का बेगार करेंगे, ना ही कोई सर्विसेज देंगे, जैसे भाई नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद मत की भाई बार्बर्स और वॉशरमैन्स विल नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ सर्विसेज टू देम। तो भाई ये मूवमेंट इतना ज्यादा स्प्रेड आउट हुआ। ये जो मूवमेंट था लेड आउट किया गया भाई अवध के अंदर बाबा रामचंद्र के द्वारा। द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट इज बाबा रामचंद्र। ठीक है, तो ये मूवमेंट इतना ज्यादा हाईलाइटेड हुआ, इतना ज्यादा पॉपुलराइज हुआ क्या कि इस मूवमेंट को जो है वो इवन पूरी नेशनल लेवल पे, कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे इसको इंपॉर्टेंस मिली। और 19 जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो अवध गए और उन्होंने वहाँ पे बात करी और उन्होंने बाबा रामचंद्र के साथ मिलके भाई एक किसान अवध सभा, भाई ओध किसान सभा के नाम से एक सभा फाउंड आउट की, टू हैव सच काइंड ऑफ मूवमेंट ऑल ओवर द इंडिया या फिर टू हैव द पीजेंट ऑफ ऑल ओवर इंडिया। और उसकी 300 ब्रांच, देखिए ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पॉइंट आउट ईच एंड एवरीथिंग। भाई न्यूमेरिक आजकल 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं, तो हर एक चीज़ को गौर से सुने। और एक चीज़ और आपको मैं थोड़ा सा प्रिफर करना चाहूँगा कि एनसीईआरटी को ज़्यादा थोड़ा नोट करें। इस नोट्स के साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहें, काम पूरा हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको श्योर कर रहा हूँ, ठीक है। तो भाई जैसे जैसे मूवमेंट 300 ब्रांचें खुली ताकि ऐसे ऐसे काम कैरी आउट किए जाएं, ये मूवमेंट और भी बड़ी जगहों पे फैला और यहाँ पे लोगों ने इस मूवमेंट के अंदर बहुत बुरी तरीके से प्रोटेस्ट किया। उन्होंने तलुकदार के घरों को अटैक किया, जला दिया, बाज़ारों को लूट लिया, अनाज के जो ढेर थे वो सारा किया गया। और इसी को भाई जो है पीजेंट मूवमेंट के नाम से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ द मूवमेंट कैरिड आउट बाय पीजेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा रामचंद्र। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी डिस्कस्ड। मैं आपको एक चीज़ शो कर रहा हूँ, ठीक है। तो आगे देखिए कि ये कैसे किसानों तक पहुंचा, हमने ये देखा। अब देखेंगे कि कैसे, कहने का मतलब अब ये जो मूवमेंट है भाई, ये जो मूवमेंट है वो ट्राइबल कम्युनिटी तक पहुंचा। कहाँ तक? जनजातीय कम्युनिटी। भाई ट्राइबल कम्युनिटी तक कैसे पहुंचा और उन वहाँ के लोगों ने किस प्रकार से स्वराज के नोशन को समझा। जब महात्मा गांधी आए, उन्होंने बोला कि भाई आपको स्वराज, मतलब कहने का मतलब आपको नॉन कोऑपरेट करना है और स्वराज है, तो वहाँ के लोगों ने स्वराज को अलग तरीके से लिया। भाई स्वराज का तरीका का मतलब उन्होंने ये लिया कि देखो जब ब्रिटिशर इंडिया आए, एक चीज़ ध्यान रखें, ब्रिटिशर इंडिया आए तो उन्होंने हर किसी को अफेक्ट किया। ब्रिटिशर इंडिया
आए तो उन्होंने ट्राइबल कम्युनिटी को भी काफ़ी परेशान किया। उन्होंने फॉरेस्ट लॉज इंप्लीमेंट किए, ठीक है। फॉरेस्ट लॉज जो इंप्लीमेंट किए उन्होंने, उसके थ्रू जो गांव के जो लोग, वहाँ के जो लोग हैं, जनजातीय कम्युनिटी के जो लोग हैं, उनको जंगल जाने से मना कर दिया। भाई दे कैन नॉट गो टू एंटर टू द फॉरेस्ट एरिया, उनको वहाँ से हटा दिया। वहाँ पे अपने जानवर नहीं चरा सकते, वहाँ से किसी प्रकार का कोई ईंधन नहीं ले सकते, वहाँ से किसी प्रकार की कोई भी चीज़ नहीं ले सकते, वहाँ से कोई फ्रूट नहीं ले सकते। तो भाई ऐसी जो चीज़ें हैं, भाई कहने का मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जो जंगल में रहती हो, भाई उसको बोल दिया जाए कि आप बाहर चले जाओ। जैसे चलो ठीक है, हम घर में रहते हैं, हमें बोल दिया जाए कि भाई तुम यहाँ से घर में रह रहे हैं और कोई बाहर का आदमी आया वो बोले बाहर से चले जाओ, तो भाई यहाँ से चले जाओ, तो कहने का मतलब क्या है भाई, हमारे तो बोले ट्रेडिशनल राइट खत्म हो रहे हैं भाई, वो तो वहीं से खत्म होते आ रहे हैं। तो उन्होंने भी इस मूवमेंट को कैरी आउट करने का किया और उन्होंने मांगे करी कि जो रिस्ट्रिक्शन है वो हट जानी चाहिए। और जब महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को कैरी आउट करवाया तो लोग बड़े पैमाने पर जंगलों पर गए, उन्होंने वहाँ के प्रोडक्ट यूज़ किए और अपनी तरफ से नॉन कोऑपरेट किया। इसी मूवमेंट को बाद में लेड आउट, मतलब ये मूवमेंट जो था इसको लेड आउट किया अल्लूरी सीताराम राजू ने। पीजेंट मूवमेंट किया किसने? बाबा रामचंद्र ने। और ट्राइबल मूवमेंट जो किया वो किसने? अल्लूरी सीताराम राजू ने। अल्लूरी सीताराम राजू ने इस मूवमेंट को कैरी आउट किया और उन्होंने भाई बताया, मतलब कि भाई देखिए, एक जो महात्मा गांधी से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, उन्होंने वहाँ के लोगों को कहा कि भाई खादी पहनो, और जो महात्मा गांधी जैसे कहते हैं शराब की आदतें वो छोड़ो, तो ऐसी चीज़ें वो महात्मा गांधी के लिए बोलते थे। और एक बहुत ही पावरफुल पर्सन थे। उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास बहुत स्पेशल पावर है। देखो, लोगों को लेड आउट करने के लिए या उनको जोड़ने के लिए कुछ ऐसा बोलना पड़ता है, या फिर वो ऐसे बोलते भी थे, प्रोक्लेम करते थे कि भाई उनके पास स्पेशल पावर है, इवन अगर उनको गोली भी लग जाए तो उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा बताते थे। उन्होंने उस मूवमेंट को चलाया और गुरिल्ला वॉरफेयर से उन्होंने एक मूवमेंट लेड आउट किया जिसको गुड्डम हिल रिबेलियन भी कहते हैं। भाई क्या कहते हैं उसको? भाई उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी, जिसको गुड्डम हिल, कई बार ये क्वेश्चन जो है वो गुड्डम हिल रिबेलियन के नाम से भी आ जाता है। भाई गुड्डम हिल रिबेलियन जो है वो इनके द्वारा कैरी आउट किया गया और इसके थ्रू प्रोटेस्ट किया गया ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये मूवमेंट एक बुरे मोड़ पे आ गया। भाई देखा ना, मैंने बोला ऊंचाइयों पे जा रहा है और वापस डेक्लाइन हो रहा है। कैसे हुआ कि जो गुड्डम हिल रिबेलियन था वो एक वॉयलेंट लाइन पे चला गया, जब भाई वहाँ के लोगों ने, भाई जो गुड्डम हिल के अंदर जो वॉरफेयर जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने भाई क्या किया, एक पुलिस स्टेशन को या ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारने का प्रयास किया, आग लगाने का प्रयास की, जिसकी वजह से भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी नाराज़ हुई। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजू को पकड़ लिया और 1924 के अंदर मरवा दिया। इन 1924 अल्लूरी सीताराम राजू वॉज एग्जीक्यूटेड एंड जैसे एग्जीक्यूट हुआ वो वहाँ के फोक हीरो बन गए, लोक हीरो बन गए, लोग उनकी रेस्पेक्ट करने लगे, लोग उनकी बातें करने लग गए। तो हमने ये देखा ये मूवमेंट कैसे यहाँ तक पहुँचा, सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये चीज़ें कवर होगी कि भाई ट्राइबल कम्युनिटी इनके और कैसे पहुंचा। अब बात करते हैं कि ये जो मूवमेंट है प्लांटेशन साइट पे कैसे पहुंचा। भाई प्लांटेशन सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए कि प्लांटेशन होता क्या है। सबसे पहले एक चीज़ देखें, प्लांटेशन क्या होता है। भाई प्लांटेशन, ब्रिटिशर इंडिया आए, जब ब्रिटिशर इंडिया आए तो उन्होंने बड़े बड़े पैमाने पे भाई कमर्शियल क्रॉपिंग करने का या चाय के बड़े बड़े बागान लगाए। लेकिन बागान लगाए तो भाई अब ऐसे बागानों पे काम करने के लिए भाई टू वर्क ऑन सच काइंड ऑफ बिग प्लांट्स या फिर इन बिग प्लांटेशन साइट दे रिक्वायर्ड सम काइंड ऑफ लेबर। द लेबर जो नीड थी वो रेगुलर रहती थी, लेकिन क्या होता था, लोग हर कोई उन पे काम नहीं करना चाहता था। लोग आते थे, देखते थे और वहाँ पे हार्ड वर्क देख के चले जाते। बट ब्रिटिशर नीड रेगुलर वर्कर्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने भाई अपने जो रेगुलर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, पीछे वो पॉइंट है, उस रेगुलर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए उन्होंने एक कानून निकाला। क्या निकाला? एक कानून निकाला। कानून का नाम था लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। 1859 का ये एक्ट क्यों लेके आए, कानून क्यों लेके आए कि भाई क्योंकि ब्रिटिशर्स को चाहते थे कि भाई लेबर जो है वो यहीं पे रहे, रेगुलर रिक्वायरमेंट पूरी रहे। और भाई इस कानून के तहत भाई प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट permitted to leave the tea garden without the permission of Britisher and permission was given in a rare chances। कहना था वो चाय के बागानों को छोड़ नहीं सकते और परमिशन ब्रिटिशर ना के बराबर देते थे, देते ही नहीं थे। तो जब महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने बोला नॉन कोऑपरेट करना है, स्वराज है, तो उन्होंने जो प्लांटेशन साइट के जो लोग थे उन्होंने उसको अपने तरीके से लिया। अपने तरीके से कैसे लिया भाई? उन्होंने बोला कि भाई महात्मा गांधी ने बोला है कि भाई ऐसा मूवमेंट कैरी आउट करना है और हमें
कहने का मतलब हम जो हैं नो कोऑपरेट करना है ब्रिटिशर को। तो भाई जैसे उनको पता चला तो उन्होंने प्लांटेशन साइट को छोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने स्वराज को समझा कि भाई हम अपने गांव जा सकते हैं, घूम सकते हैं, ब्रिटिशर की कोई परमिशन की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन वन थिंग, दे नेवर रीच देयर डेस्टिनेशन। उनको रास्ते में पकड़ लिया गया और वापस लाया गया और बहुत ब्रूचुअली उनको मारा पीटा गया। तो देखा कैसे प्लांटेशन साइट पे ऊपर गया और वापस कैसे कमजोर पड़ा। हर मूवमेंट का यही हाल है भाई, हर मूवमेंट ऐसे ही ऊपर जा रहा है वापस नीचे आ रहा है। तो कहने का मतलब हर जगह हर एक सेक्शन के अंदर स्वराज अपनी तरफ से ऊपर गया और वापस कैरी आउट नीचे भी हो गया। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा सा बीच में टॉपिक मिसिंग है, वो टॉपिक आप एनसीईआरटी से कवर कर लीजिएगा, मैं थोड़ा इसके अंदर सारी चीज़ें बातें कर दूंगा, ठीक है। तो बाद में जब ये आपने देखा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बढ़िया चल रहा है और हर जगह डेक्लाइन भी हो रहा है, लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से, चलो ठीक है चल रहा था जैसा भी चल रहा था, लेकिन एक इंसिडेंट इमीडिएट जो रीज़न जो था जिसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा। फरवरी 1922 के अंदर 4 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरी चौरा नामक एक जगह है, चौरी चौरा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर, जहां पे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो था बाजार के अंदर वो वायलेंट लाइन पे चला गया, जहां पे 22 से 23 पुलिस वालों को जिंदा वहां पे जला दिया गया। और महात्मा गांधी ने देखा कि सत्याग्रही जो हैं अब वो एक वायलेंट लाइन पे जा चुके हैं और अब जो है मुझे इस मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ेगा। एंड देन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। मूवमेंट एकदम डेक्लाइन पे आ गया भाई, पतन पे आ गया। जो मूवमेंट इतनी बढ़िया सही तरीके से चला वो मूवमेंट एकदम डेक्लाइन पे आ गया, पतन हो गया। कहने का मतलब पूरा का पूरा मूवमेंट को बंद कर दिया गया। तो आपने देखा कैसे ये फैला, कैसे डाउनफॉल हुआ, व्हाट वर द एक्टिविटीज एंड हाउ डिफरेंट कम्युनिटीज पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, सारी की सारी चीजें देखी, ठीक है। तो अब जो है भाई जब मूवमेंट महात्मा गांधी ने क्लोज डाउन कर दिया तो कांग्रेस में बंटवारा हो गया, कांग्रेस के अंदर वाद विवाद छिड़ गया, कांग्रेस में डिबेट की सिचुएशन आ गई। और उसी के बाद में भाई क्या हुआ कि लोग अपनी अपनी नीतियों को लेके अलग अलग हो गए भाई। इवन कांग्रेस में डिवीजन हो गया। सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने मिलके अपनी खुद की एक कांग्रेस के अंदर ही पार्टी बना ली भाई, जिसको स्वराज पार्टी बोला गया। वो चाहते थे कि भाई पीसफुल तरीके से जो है वो प्रोटेस्ट होना चाहिए और उसके थ्रू हमें अपनी डिमांड मंगानी चाहिए। लेकिन कुछ यंग लीडर जैसे जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस बोलते थे कि नहीं, हमें जो है एक फोर्सफुल तरीके से आंदोलन करना चाहिए और तभी हमें आज़ादी मिलेगी, तभी हमें फ्रीडम मिलेगी, फ्रीडम हमें मिलेगी। तो महात्मा इन्होंने सब कहने का मतलब कांग्रेस पूरा का पूरा बट गया। और उसी के बाद में क्या हुआ कि आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उससे भाई वर्ल्ड इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ा। इसी के बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसी तरह की सिचुएशन है तो इफेक्ट तो उसके बाद में ही आएंगे। तो इफेक्ट्स क्या पड़े कि भाई वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया, चारों ओर आर्थिक मंदी आ गई, चारों ओर कहने का मतलब मार्केट डेक्लाइन हो गए, किसानों की जो कहने का मतलब जो कंडीशन थी वो और ख़राब हो गई, जो एग्रीकल्चर प्राइजेस थी वो 1926 से लेके के अंदर तो और भी डेक्लाइन हुई और इतनी ज़्यादा पतन हो गई 1930 के आते आते पूरी ख़त्म हो गई। फार्मर्स एक्सप्लॉइटेड फील कर रहे थे, फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, चारों ओर कंडीशन ख़राब हो गई देश के अंदर। और जब चारों ओर कंडीशन ख़राब हो गई तो भाई चारों ओर सब जगह हाहाकार मच गई। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि नाउ वी हैव टू डू समथिंग, नाउ वी हैव टू प्रोवाइड सम काइंड ऑफ चेंज, या फिर वी हैव टू चेंज समथिंग। ब्रिटिशर्स को समझ आ गया कि अब इंडियंस जो हैं भाई देखो, जब भी प्रॉब्लम खराब होती है, जब भी सिचुएशन खराब होती है, लोग प्रोटेस्ट करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए भाई उन्होंने एक कमीशन बनाया। भाई एक कमीशन होता है आयोग, आयोग होता है कोई ग्रुप भाई जो आता है वो किसी चीज़ को देखता है और उसके ऊपर सजेस्ट करता है। तो ऐसा ही एक कमीशन उन्होंने बनाया जिसका नाम था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो था वो साइमन कमीशन नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो इसका हेड था जॉन साइमन था, उसके नाम से इसको बनाया गया। और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि गवर्नमेंट इंडिया के वहाँ पे इंडिया में जाए और वहाँ की जो सरकार है या वहाँ का जो संविधान है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज वर्किंग, उसके बारे में बताए। और अगर आपको लगता है या लग रहा है कि भाई ऐसे कुछ चेंजेस उसमें होने चाहिए तो उसके अंदर चेंजेस भी सजेस्ट करें। लेकिन द प्रॉब्लम विद साइमन कमीशन इज दैट the all of the members of Simon Commission were Britishers only। कहने का मतलब भाई मेरे को है, मेरे घर की प्रॉब्लम है
कि मेरे घर में प्रॉब्लम है और जो राय देने वाले हों पड़ोस वाले को बुलाया जाए। कहने का मतलब, तो कहने का मतलब पड़ोस वाला क्या राय देगा, उसको पता है कि भाई क्या सिचुएशन है। तो कहने का मतलब इंडियंस इस चीज़ से लेके बहुत नाराज़ थे कि ऑल ऑफ द मेंबर्स वर ब्रिटिशर, नो वन वाज इंडियन। सो इस वजह से उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया और इवन गेव ए फेमस स्लोगन कॉल साइमन गो बैक। ठीक है, साइमन गो बैक का स्लोगन दिया और जो कांग्रेस है, मुस्लिम है, जो उन्होंने मिलके इसका विरोध दर्शाया और इंडियन जो थे वो पूरा का पूरा साइमन कमीशन का प्रोटेस्ट करने लग गए। जिसके लिए ब्रिटिशर लेके आए उसी के लिए वो प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, तो इसके बाद में इवन महात्मा जो कहने का मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आया कि भाई ये तो सब लोग नाराज़ चल रहे हैं, तो भाई उन्होंने मनाने का प्रयास किया। तो 1929 में वॉइसरॉय थे, कौन है उस समय के वॉइसरॉय थे, लॉर्ड इरविन। उन्होंने इंडिया को ललचाने वाला ऑफर फेंका। भाई इंडिया को किसका ऑफर दिया, डोमिनन स्टेटस का। किसका, डोमिनन स्टेटस। किसका, डोमिनन स्टेटस का। भाई कि डोमिनन स्टेटस का उनको डोमिनन कि भाई आपको एक काम करेंगे, आपको डोमिनन स्टेटस दे देते हैं, चलो ठीक है, खुश हो जाओ आप लोग। डोमिनन स्टेटस मतलब कि कहने का मतलब आपको आपके जो इंडिया है उसका पॉलिटिकल राइट दे दिया जाएगा, वहाँ पे आप राय कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट बना सकते हैं, ऐसा ऑफर दिया। लेकिन और बोला कि आप चलिए काम करते हैं, आपको डोमिनन स्टेटस दे देंगे। एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है लंदन के अंदर, गोलमेज सम्मेलन हो रहा है, उसके अंदर आओ और अपनी बातें रखो। लेकिन भाई जो कांग्रेस जो है उसने बोला कि कांग्रेस जो सेशन हुआ दिसंबर 1929 में लाहौर में, कौन सा, लाहौर में, याद रखना मैप का क्वेश्चन है ये, मैप में पूछ लिया जाता है। तो लाहौर का जो अधिवेशन हुआ उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि नहीं, हमें नहीं चाहिए डोमिनेंट स्टेटस, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 को बोल दिया और बोला कि अब जो है हम जो है 26 जनवरी 1930 को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, अपने देश का इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे और उस दिन आज़ादी घोषित कर देंगे। और जब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे, और उस दिन हम शपथ भी लेंगे कि जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती है। तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का डिक्लेयर कर दिया और लोगों को बोला कि आइए प्रोटेस्ट करते हैं और मांग करते हैं। 26 जनवरी को 1930 को झंडा फहरा के, भाई उन्होंने 26 जनवरी 1930 को झंडा भी फहराया था झेलम नदी के किनारे और लोगों को बोला था कि पूर्ण स्वराज है और अपना राज है, इंडिपेंडेंस है और उसके लिए लड़ाई लड़ें, और जब तक लड़ते रहें जब तक किसी प्रकार का ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो जाता है। लेकिन वही वाली चीज़, इतनी अटेंशन जवाहरलाल नेहरू को नहीं मिली। जवाहरलाल नेहरू डिड नॉट गेट मास अप्रूवल, डिड नॉट गेट मास सपोर्ट। और ये जो उनके द्वारा जो ये चीज़ स्कीम पूर्ण स्वराज की, किसकी, पूर्ण स्वराज, भाई जो पूर्ण स्वराज की जो स्कीम उनके द्वारा कैरी आउट की गई वो जो है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिली। तो कहने का मतलब क्या हुआ भाई, पूर्ण स्वराज जो है उसका जो एक पहल उन्होंने करी, किसकी, पूर्ण स्वराज की, वो भी कमज़ोर पड़ गई और मूवमेंट को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं मिली। तो महात्मा गांधी ने देखा कि भाई ये मूवमेंट तो कमज़ोर पड़ रहे हैं, इंडियन जो नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल है वो तो कमज़ोर पड़ रहा है और कमज़ोर पड़ रहा है, तो अब मुझे ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा, अब मुझे ही ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे कहने का मतलब अब एक मास मूवमेंट कैरी आउट किया जा सके। ऐसा मूवमेंट स्टार्ट करूँ मैं जिससे हर एक कम्युनिटी साथ में लड़े और हर एक कम्युनिटी इस मूवमेंट को सपोर्ट करें। और अगले जो टॉपिक होगा, आज के लिए इतना ही करते हैं, पूर्ण स्वराज तक सारी चीज़ें कवर हैं, एक भी चीज़ मिस नहीं हुई है, और मिस हुई हो तो आप मुझे बताएं, इसके आगे की चीज़ें हम कैरी आउट करेंगे। और कल देखेंगे कि महात्मा गांधी ने, इससे जो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें देखेंगे महात्मा गांधी ने कैसे जो है इस मूवमेंट को कैरी आउट करवाया, इस मूवमेंट को स्प्रेड आउट कर, मतलब उन्होंने एक कैसे एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें वो सब कम्युनिटीज़ को साथ में ले आए, और वो जो मूवमेंट था उसका नाम था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस मूवमेंट का हिस्सा है दांडी मार्च, और उसी के तहत सवर्ण अवज्ञा आंदोलन जो है उसी के तहत दांडी यात्रा शुरू करी। कैसे मूवमेंट पहुंचा, कैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ, कल डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी बहुत अच्छे से, और मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छा कंटेंट आप
आपको देने का प्रयास किया है। थोड़ा सा जो इसके बीच के जो थोड़े से नोट्स मिसिंग हैं वो मैं आपको लिख के PDF फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा, और आप लोग PDF जो है वो मेरे मेल जो है उससे भी मेरे से डिमांड कर सकते हैं, और मैं टेलीग्राम चैनल भी बना रहा हूँ जिसमें मैं पूरा कंटेंट शेयर आपको कर दूंगा। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होंगी और अच्छे से आ रही होंगी, और अच्छे से आप पढ़ते रहिए और अच्छे से आप कैरी आउट करते रहिए। आई एम सेइंग यू आर नॉट गोइंग टू मिसिंग एनीथिंग एंड यू आर गोइंग टू अचीव 100% मार्क्स इन सोशल साइंस। एंड इतना ही मैं आपके करके मैं एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम, थैंक यू वंस अगेन।